ठीक है, तो हम लोग एक रिजल्ट से आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि होम्योमॉर्फिज्म की जहां तक बात है, होम्योमॉर्फिज्म जब हम लोग एक रिलेशन के तौर पे देखते हैं बिटवीन टोपोलॉजिकल स्पेसेस, देन एज अ रिलेशन होम्योमॉर्फिज्म एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। जब कभी भी हम लोग कोई इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं, हम लोग को एक सेट लेना होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो सेट ले रहे हैं वो सेट है on the set of all topological spaces. All topological spaces means if we consider the collection of all topological spaces, जैसे कि हम लोग एक पूरा एक कलेक्शन लें और this collection consists of जो इसके पॉइंट्स हैं सेट के, वो पॉइंट्स अपने आप में एक टोपोलॉजिकल स्पेस इस तरह से, ठीक है। सो इफ वी कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ ऑल टोपोलॉजिकल स्पेसेस, देन ओवर दिस कलेक्शन होम्योमॉर्फिज्म एक इक्विवेलेंस रिलेशन की तरह से बिहेव करता है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन जिसके पास सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आप लोग जानते हैं इसको। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी, मतलब कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरी प्रॉपर्टी है कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से होम्योमॉर्फिज्म को हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे ओवर द सेट ऑफ ऑल टोपोलॉजिकल स्पेसेस, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिविटी की, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि every element of the set must be related to itself. That is, if you are taking some topological spaces x tau, then it should be related to itself x tau. तो यहाँ पर हमको करना ये होगा कि हम लोगों को कुछ ऐसा एक मैपिंग हम लोग को यहाँ पे शो करनी पड़ेगी जो कि x to x होगी और वो होम्योमॉर्फिज्म होगी, ठीक है। तो एक बहुत ही आसान सी मैपिंग आप लोग जानते हैं, आइडेंटिटी मैप, जो कि fx is equal to x, f of x is equal to small x for every small x belonging to x। अगर हम इस मैप की बात करें तो ये मैप आपकी डोमेन x से और कोडोमेन x तक जाएगी, ठीक है। अब इस मैपिंग को बहुत ही आसान है ये समझना कि ये मैपिंग आपकी होम्योमॉर्फिज्म है। होम्योमॉर्फिज्म होने की जो कंडीशंस हैं, क्या है कंडीशन कि नंबर 1, f must be 1 on 2, number 2, f continuous, f is continuous, number 3, f inverse is also continuous, ठीक है। तो जहां तक बात है 1 on 2 होने की, तो आइडेंटिटी मैप जब आप whenever you consider some identity map between two sets, no, from same set to same set, like domain and codomain will be same because we are considering identity map. So उस केस में अगर आप x एक एलिमेंट लेते हो, उसकी इमेज x होगी, y एक एलिमेंट होगी, उसकी इमेज y होगी। Obviously this mapping is 1 and onto also. onto इसलिए होगी क्योंकि जो भी एलिमेंट्स आप डोमेन में लोगे वही एलिमेंट्स उसकी इमेज होंगे, और सिंस इट इज अ मैपिंग तो हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगा, और सारे ही एलिमेंट्स अपने ही सेम खुद पर ही मैप हो रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह पाएंगे कि कोडोमेन के भी सारे एलिमेंट किसी न किसी की इमेज, क्योंकि डोमेन कोडोमेन भी सेम है और इमेज और उसकी प्री इमेज भी सेम। तो इसलिए यहाँ पर 1 on 2 में आपको करना है। जहां तक बात है कॉन्टिन्यूअस होने की और एफ इनवर्स के भी कॉन्टिन्यूअस होने की, वो बहुत ही आसान है। देखिए, जब हम लोग आइडेंटिटी मैप कंसीडर करते हैं, सपोज करिए आपने कहा f of g, तो व्हाट विल बी f of g? f of g विल बी g itself। अगर आप बात करते हैं f inverse of h, what will be f inverse of h? It will be h itself।
सिंपल, बिकॉज क्योंकि मैप हम लोग की आइडेंटिटी मैप है, मतलब इमेज और उसकी प्री इमेज दोनों, इमेज और उसकी प्री इमेज दोनों सेम है, ठीक है। सो अगर हम लोग को कॉन्टिन्यूअस कोई मैपिंग दिखानी होती है तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग एक ओपन सेट लेते हैं। तो सपोज हम लोगों ने एक ओपन सेट लिया H, ठीक है, वी हैव टेकन ओपन सेट H इन x, टाउ। हम लोग को क्या शो करना होता है कि जो इसकी इनवर्स इमेज होगी वो भी कैसा सेट होगा, ओपन सेट होगा, देन द मैपिंग बिकम्स कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आपने H एक ओपन सेट लिया, ठीक, अब अगर आपने इसकी इनवर्स इमेज ली, इसकी इनवर्स इमेज तो आ गई F इनवर्स H, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस मैप द डेफिनेशन ऑफ द मैप F इनवर्स H फिर से H आ जा रहा है क्योंकि F इनवर्स H और H सेम है। तो जब आपने H को ओपन कहा था तो F इनवर्स H भी H के H ही है और H ओपन है, so you can very easily say that when H is open it means F inverse H is open, hence the mapping is continuous, so there is no problem with this, the mapping is continuous. Now अगर अब हम लोग बात करें कि F inverse is also continuous, तो आपने देखा है कि F inverse को continuous दिखाना या F is open mapping, ये दोनों एक ही बात होती है, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर F इनवर्स को कॉन्टिन्यूअस नहीं भी दिखा पा रहे हैं, अगर हम लोग केवल F को ओपन मैपिंग भी दिखा देते हैं तो भी बात बराबर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर G एक ओपन सेट लेंगे, G ओपन सेट। ओपन मैपिंग क्या होती है, ओपन मैपिंग मैंने बताया था, मैंने पिछली बार जो शेयर किया था आप लोगों से कंटेंट। ओपन मैपिंग का मतलब है कि अगर आप डोमेन में कोई ओपन सेट G लेते हैं, सपोज G इज ओपन सेट, G is open set in domain, तो अगर किसी भी लिए गए ओपन सेट डोमेन में लिए गए ओपन सेट G की जो इमेज आए FG, अगर FG is also open, if for every open set G its image FG is also open, then the mapping is set to open. So here suppose you are taking some open set G, then according to the definition of the map, इसकी जो definition है उसके according जो FG करेंगे तो FG भी हमारा क्या आ जा रहा है, FG भी हमारा G आ रहा है, और G कैसा सेट है, G एक ओपन सेट है। So since G is open set and FG is same as G, so automatically FG also becomes an open set, तो इसलिए ये मैपिंग हमारी ओपन मैपिंग भी हो गई। तो now F is open mapping, F is continuous and F is 1 1 on 2, it means that F is nothing but F is a homeomorphism, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेंगे, तो एक एग्जांपल है कि x, टाउ, हम लोगों ने एक आर्बिट्रेरी एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया था x, टाउ। इफ वी टेक सम अदर टोपोलॉजिकल स्पेस y, v और z, गामा, कोई भी हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस लें, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग इस तरह की मैपिंग डिफाइन कर पाएंगे, और इस तरह की मैपिंग डिफाइन करने से क्या हो जाएगा कि एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस विल बी होम्योमॉर्फिक टू इटसेल्फ। और जब रिलेशन सेम एलिमेंट टू सेम एलिमेंट, हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड जब हो रहा होता है, तो हम लोग कहते हैं कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि द रिलेशन ऑफ homeomorphism over the set of all topological spaces is a reflexive relation. Now let us move forward to the next thing, which is symmetry. Okay, तो symmetry के लिए क्या करेंगे, देखिए हम लोग मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास में दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं x टाउ और दूसरा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है y y। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि x टाउ से y में, x से y में हम लोगों ने एक मैपिंग कंसीडर की, और F हमारी क्या है, होम्योमॉर्फिज्म है। F इज होम्योमॉर्फिज्म, ठीक। It means that X is homomorphic to Y. It's onto homomorphism. X is homomorphic to Y. तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर आप सपोज कर रहे हैं कि X is related to Y, then we need to show कि y is also related to x। अगर x का रिलेशन y से है तो सेम रिलेशन y का x से भी होना चाहिए। तो बहुत आसान है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए x is homomorphic to y, so there exists f, एक मैपिंग मिलेगी x to y होगी, और मैपिंग क्या होगी, 1 1 होगी, on 2 होगी, और इसको हम लोग बाई कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं, मैंने बताया था बाई कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अब हम लोग को एक मैपिंग चाहिए, कहां से कहां, अब हमको एक मैपिंग चाहिए अब y to x,
अभी तो हम लोग का x होमोमॉर्फिक टू y ये तो गिवन है, इट इज गिवन. What we need to see, we need to show that y will also be homomorphic to x. तो इसके लिए हम लोग को एक मैपिंग ऐसी बनानी पड़ेगी जो मैपिंग हमारी y से x में हो. तो देखिए अगर f आप जानते हैं कि अगर f एक 1-1 onto मैपिंग है, अगर f एक 1-1 onto मैपिंग है तो f इनवर्स जो कि y से x में होगी is also 1-1 onto. तो अगर f 1-1 onto मैपिंग होती है तो उसका जो इनवर्स मैप है वो भी 1-1 onto मैपिंग होती है. केवल इतना रह जाता है आपको दिखाना कि जैसे कि f बाई कॉन्टिन्यूअस है उसी तरह से f इनवर्स भी बाई कॉन्टिन्यूअस मैपिंग होगी. तो बहुत आसानी से कर सकते हैं. देखिए कैसे करना है, समझिए. f के बाई कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या है? बाई कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब ये है कि f f इनवर्स बोथ दोनों कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, राइट? दोनों कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए. ठीक है. अब आप देखिए आप f को लिख सकते हो, यू कैन राइट f एज इनवर्स, राइट? और f इनवर्स को आप लोग और f इनवर्स को आप ऐसे ही लिखा रहने दो, f इनवर्स. ठीक है. अब आप देखिए अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए f इनवर्स को g सपोज करें, सपोज f इनवर्स g, तो यहाँ पर हम क्या कह पा रहे हैं कि देखिए इट इज g इनवर्स और कॉमा g, और ये दोनों तो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस थे तो ये दोनों क्या हो गए? बोथ आर कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. तो इस तरह से हम लोगों को क्या, अच्छा हमको शो क्या करना था? हमको यही शो करना था कि जो f इनवर्स मैप हो वो बाई कॉन्टिन्यूअस हो जाए. हमने f इनवर्स को g मान ली और हम देख पा रहे हैं कि g और g इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं. इट मींस दैट f इनवर्स इज आल्सो बाई कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. तो अगर f इनवर्स बाई कॉन्टिन्यूअस हो गई और f इनवर्स कहां से कहां मैप है? y से x में. सो वी कैन वेरी इजीली से दैट y इज होमोमॉर्फिक टू x. तो हम लोगों ने सपोज किया था कि x होमोमॉर्फिक टू y and what we have managed to show, we have proved that y will be homomorphic to x also. ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिविटी की तरफ. ठीक. अब अगर किसी रिलेशन को आपको ट्रांजिटिव भी शो करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप सपोज करेंगे आपने 3 टोपोलॉजिकल स्पेस ले लिए. टी ले लिए, चलिए 3 टोपोलॉजिकल स्पेस आपने ले लिए. अब होगा ये कि x होमोमॉर्फिक होगा y के and y will be homomorphic further to z. What you need to prove? We need to show x comma tau. We need to show yes x comma tau will be equal to z comma. ठीक है. तो देखिए कैसे कर रहे हैं. अगर आपके पास में एक मैप है, अगर आपके पास 2 टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं x और y जो कि होमोमॉर्फिक, तो इसका मतलब एक मैप आपके पास होगी x to y जो कि 1-1 onto और साथ ही साथ में y कॉन्टिन्यूअस. और इसी तरह से y से z में एक मैप होगी g y to z which will also be 1-1 onto y continuous. अब देखिए हमें जो प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि x will be homomorphic to z also. तो इसके लिए हम लोगों को डायरेक्ट x से z में एक मैप लेनी होगी जो कि मैं पिछले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर x से y में एक मैप है f और y से z में एक मैप है g, तो GOF is a mapping from x to z. और ये भी हम लोग जानते हैं कि अगर f और g दो मैपिंग्स हमारी 1-1 onto हैं इस तरह से, तो जो उनका कंपोजिट होगा GOF that will also be 1-1 and onto will also be 1-1 onto. और साथ ही साथ में जो एक हम लोगों ने एक रिजल्ट प्रूव किया था क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, वो रिजल्ट ये कहता था कि अगर f from x to y is continuous and g from y to z is continuous, then GOF is also continuous. हम लोग ऑलरेडी क्लास में प्रूव कर चुके हैं.
तो जीओएफ की कॉन्टिन्यूटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन हम लोगों को बाई कॉन्टिन्यूअस दिखाना होता है, तो बाई कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जीओएफ का इनवर्स लेंगे, ठीक है। और जीओएफ का इनवर्स, यस, एंड जीओएफ इनवर्स इज एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। अब देखिए, आपका आपकी जो मैप एफ है वो क्या है, बाई कॉन्टिन्यूअस। जी मैप क्या है, बाई कॉन्टिन्यूअस। बाई कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया कि एफ कॉमा एफ इनवर्स दोनों कॉन्टिन्यूअस है। इसी तरह से जी कॉमा जी इनवर्स, ये दोनों भी कॉन्टिन्यूअस है। तो अब जैसे एफ, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले यूज किया कि एफ कॉन्टिन्यूअस है, जी कॉन्टिन्यूअस है, तो जो इनका कंपोजिट होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। उसी तरह से एफ इनवर्स और जी इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस है, तो उनका कंपोजिट भी हमारे उस पुराने रिजल्ट के कारण से वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सो इज आल्सो इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या हम लोगों ने शो कर दिया कि एक मैपिंग मिल रही है हम लोगों को जीओएफ फ्रॉम x टू z, कंपोजिट मैप है, जो कि 1 1 है, ऑन 2 है, और जीओएफ भी कॉन्टिन्यूअस है और जीओएफ का इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस है, इट मींस पाई कॉन्टिन्यूअस है। और ये मैपिंग इन दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस के बीच में है, x और z के बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज होमोमॉर्फिक टू z, और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि जब x इज होमोमॉर्फिक टू y एंड y इज होमोमॉर्फिक टू z, देन x will be directly homomorphic to z। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग अब जो बात करेंगे इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बाद में, वो है सेपरेटेड सेट्स के बारे में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग सेपरेटेड सेट्स। देखिए, सेपरेटेड सेट्स कि जहां तक हम लोग बात करते हैं, तो अभी जैसे आप लोग को ये एक दिमाग में आता है कि हाँ चलिए ठीक है, हमने दो सेट्स लिए, सपोज एक सेट ए ले लिया और एक सेट बी ले लिया, और सपोज करते हैं कि जो दो सेट्स हैं ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं, दे आर डिसजॉइंट, मींस दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज फाई। देखिए, जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाई है या इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उन सेट्स को डिसजॉइंट कहते हैं। लेकिन यहां पर हम जो बात कर रहे हैं सेपरेटेड सेट्स की, ये डिसजॉइंट होने से स्ट्रॉन्गर कंडीशन है। मतलब केवल डिसजॉइंट हो जाने से सेपरेटेड नहीं होते हैं सेट्स, डिसजॉइंट होने के अलावा कुछ और स्ट्रॉन्गर कंडीशन है जो होल्ड करनी चाहिए दो सेट्स के सेपरेटेड होने के लिए, ठीक है। अभी आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, डिसजॉइंट होना जरूरी है सेपरेटेड होने के लिए, लेकिन डिसजॉइंट होना सफिशिएंट नहीं है। लाइक डिसजॉइंट होना इज नेसेसरी फॉर बीइंग सेपरेटेड, बट डिसजॉइंट होना इज नॉट सफिशिएंट फॉर बीइंग सेपरेटेड। मतलब केवल डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे तो सेपरेटेड होंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक। लेकिन बिना डिसजॉइंट हुए दो सेट्स सेपरेटेड नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक। तो हम लोग जब बात करेंगे सेपरेटेड सेट्स की, तो हम लोग एक टोपोलॉजिकल स्पेस में दो सेट्स लेंगे। तो x tau is a topological space, and suppose we are taking this is x, universal set is x. Suppose we are taking two sets a comma b, both are subsets of x, और दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए, a not equal to phi and b is also not equal to phi. So we have taken two sets in x comma tau topological space and both of them are non-empty sets, ठीक है। अब हम लोग जब बात करेंगे कि ये दोनों सेट सेपरेटेड कब होंगे, तो हम लोगों को हमेशा एक जो हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस ले रहे हैं, हम उस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि ये दोनों सेट सेपरेटेड हैं कि नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग टोपोलॉजी चेंज कर दें, जैसे हम लोग R की बात करें, R पे हम लोग अगर यूजुअल टोपोलॉजी ले लें, तो हम लोग दो सेट्स लेंगे, वो सेपरेटेड हैं कि नहीं, वो बात बदल भी सकती है अगर हम लोग उस यूजुअल टोपोलॉजी की जगह कोई दूसरी टोपोलॉजी ले। मतलब कोई दो सेट्स सेपरेटेड होंगे या नहीं होंगे, ये उन दोनों सेट्स के साथ साथ वो जो हम लोग टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे, वो जो हम लोग टोपोलॉजी लेंगे, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो दोनों सेट्स उसमें सेपरेटेड होने वाले हैं या नहीं, ठीक। वो किस तरह से डिपेंड करेगा वो देखते हैं। A, B are
said to be tau separated, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है टाउ सेपरेटेड, क्योंकि ये टाउ टोपोलॉजी पर डिपेंड करेगा कि वो सेपरेटेड होने वाले हैं या नहीं, ठीक है। टाउ सेपरेटेड इफ एंड ओनली ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ बी इज 5 एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो 5। यहाँ पर जब लोग बात करते हैं क्लोजर की, तो क्लोजर आप जानते ही हो, ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, और डिराइव सेट आप जानते हो कि डिराइव सेट इज कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। जब हम लोग लिमिट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऑब्वियसली बात है कि ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स लेंगे ही लेंगे। जब हम लोग ओपन सेट्स या क्लोज सेट्स की बात करेंगे तो हम लोग को टोपोलॉजी पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो, इसको दूसरे सेंस में भी आप म्यूट कर लीजिए, दूसरे सेंस में भी कह सकते हैं हम लोग इसको कि ए इंटरसेक्शन इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लोजर is equal to 5 और closure of A intersection B is equal to 5। देखिए यहाँ पर मैंने जब इसको बी बार की जगह पे मैंने ये वाला सिंबल यूज किया है क्लोजर लिखने के लिए, तो मैंने यहाँ सफिक्स में x लिख दिया है, ठीक है। यहाँ सफिक्स में x लिख देने का मतलब है कि हम लोग x, टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस के हिसाब से क्लोजर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो मैं जो बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि केवल डिसजॉइंट हो जाने से सेपरेटेड नहीं हो जाता, हालांकि डिसजॉइंट होना मस्ट है सेपरेटेड होने के लिए, वो बात हम लोग अब यहाँ से आगे समझते हैं, ठीक। तो आई होप कि जो टाउ सेपरेटेड सेट्स की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी। अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो वो जो दो नॉन एम्प्टी सेट्स हमने लिए वो टाउ सेपरेटेड तब होंगे जब ए का बी क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन 5 हो और ए क्लोजर का बी के साथ इंटरसेक्शन भी 5, ठीक। अब हम लोग इसमें इसको समझ लेते हैं कि डिसजॉइंट होना क्यों जरूरी है इसके लिए। देखिए व्हाट इज बी बार? बी बार इज बी यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी, और हम लोग को क्या प्रूव करना है, क्या कंडीशन है सेपरेट होने की? एक कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी बार इट मस्ट बी 5। अब अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बार की जगह हम लोग बी यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी, ठीक है। बी बार की जगह हम लोग बी यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी रख दें और इसको हम लोग 5 करें, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी बी एंड दैट 5। अब आप देखिए दो सेट्स का यूनियन हम ले रहे हैं, एक ये सेट है पूरा, ठीक है, और एक ये दूसरा सेट है। दो सेट्स का यूनियन जब हम ले रहे हैं वो 5 है, इसका मतलब वो दोनों सेट्स 5 होने चाहिए, क्योंकि अगर एक भी सेट में एक भी एलिमेंट है तो उनका यूनियन 5 नहीं हो सकता, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी 5, कॉमा ए इंटरसेक्शन डी बी इट मस्ट आल्सो बी 5। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हो गया कि ए और बी किस तरह के सेट्स हैं, ये दोनों सेट्स एक दूसरे से डिसजॉइंट हैं, और ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन और भी लग रही है जो कि होल्ड करनी उतनी ही जरूरी है जितनी कि ए इंटरसेक्शन बी का 5 होना जरूरी है। तो आप क्या समझ पा रहे हैं यहाँ से कि ए इंटरसेक्शन बी बार के अगर 5 करना है तो डिसजॉइंट आपको लेने ही पड़ेगी, ओके। सो द टू सेट्स मस्ट बी डिसजॉइंट इफ यू वांट टू लेट देम टू बी सेपरेटेड सेट्स, ठीक है, उनको डिसजॉइंट होना मस्ट है। लेकिन केवल डिसजॉइंट हो जाने से वो दोनों सेट सेपरेटेड हो जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं, ठीक। अच्छा, सेपरेटेड सेट्स अगर हैं तो उनके लिए एक सिंगल कंडीशन भी लिखी जाती है, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि सेपरेटेड सेट्स होने के लिए क्या है, ए बार इंटरसेक्शन बी इसको भी 5 होना चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी बार इसको भी 5 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सिंगल कंडीशन भी लिखते हैं सेपरेटेड सेट्स होने के लिए, सिंगल कंडीशन, और वो इस तरह से लिखी जाती है कि ए बार इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 5। अब ये कैसे सिंगल कंडीशन सही है सेपरेट होने के लिए? बहुत आसान सी बात है, दो सेट्स का यूनियन, म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज, दो सेट्स का यूनियन अगर हम कह रहे हैं कि 5 है, अगर दो सेट्स का यूनियन 5 है तो उसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों सेट्स क्या होंगे, 5 होंगे,
एम्प्टी होंगे। अब यहाँ से क्या मतलब निकल के आएगा कि ए बार इंटरसेक्शन बी भी फाई होना चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी बार भी फाई होना चाहिए। और जैसा कि हम लोग यही देख रहे थे कि यही जो दो कंडीशंस हैं, यही दो कंडीशंस हैं ए और बी के सेपरेटेड होने के लिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं सेपरेटेड सेट्स को और अच्छे से समझने के लिए। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं r, u में, मींस यूजुअल टोपोलॉजी ऑन r में एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सो लेट अस टेक सम like this open interval 1, 2 और एक और सेट ले लेते हैं 2, 3। ठीक है, अभी अगर हम लोग इन दोनों सेट्स की बात करें तो चलिए देखते हैं क्या a इंटरसेक्शन b क्या है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b की अगर हम लोग बात करते हैं तो a इंटरसेक्शन b यहाँ पर फाई होगा, क्योंकि 2 भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 पर ओपन इंटरवल है, तो 2 इज नॉट कंटेन्ड इन एनी सेट, सो a इंटरसेक्शन b इज गोइंग टू बी फाई। अब हम लोग अगर बात करें a इंटरसेक्शन b बार, ओके, सो अगर हम लोग a इंटरसेक्शन b बार की बात करते हैं तो आ जाएगा 1, 2 इंटरसेक्शन। अगर हम इसका क्लोजर करेंगे तो ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल 2, 3। देखिए इसमें इसमें 2 कंटेन हो रहा है, बट इस वाले सेट में 2 एलिमेंट इसमें नहीं है, तो कुछ भी कॉमन अभी भी नहीं है, सो वेरी गुड, इट इज आल्सो 5। और अगर हम लोग a बार इंटरसेक्शन b की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2 पर क्लोज इंटरवल हो जाएगा, 2 पर क्लोज और 1 पर क्लोज हो जाएगा, और d वही रहेगा जैसा कि है, ओपन इंटरवल 2, 3। अगर हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए इसमें भी कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, सो इट इज आल्सो 5। इट मींस दैट these two sets a and b are u separated, right? u because u topology हमने r पर ली है, are u separated in r, u separated in r। ओके, अभी हम लोग एक काम और करते हैं, इस एग्जांपल 1 के बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको डिसजॉइंट और उसमें अंतर समझ में आ जाए। ये तो ऑलरेडी डिसजॉइंट है ये दोनों सेट्स और सेपरेटेड भी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, a को मैंने लिया 1, 2 और 2 पर कर दिया क्लोज, ठीक है, और b को मैंने वही रहने दिया जो पहले ले रहा था। अभी अगर हम लोग देखें तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, सो a इंटरसेक्शन b ये तो 5 है, क्योंकि देखिए 2 इसमें कंटेंट है बट इसमें कंटेंट नहीं। लेकिन अगर हम लोग बात करें a इंटरसेक्शन b क्लोजर की, अगर हम लोग a इंटरसेक्शन b क्लोजर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2 पर क्लोज इंटरवल इंटरसेक्शन, और b का क्लोजर जब करेंगे यूजुअल टोपोलॉजी है 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको आ रहा है, मिल रहा है सिंगलटन सेट 2 कॉमन मिल रहा है जो कि 5 नहीं है। इट मींस दैट कि ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट तो हैं, दे आर डिसजॉइंट, बट केवल डिसजॉइंट हो जाने से सेपरेटेड नहीं हो रहे हैं, नॉट यू सेपरेटेड। ठीक है, चलिए आपको मैं एक काम देता हूं सोचने के लिए कि यही दोनों एग्जांपल्स आप फिर से कंसीडर करिएगा r, s में, ठीक है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में, और यही दोनों एग्जांपल्स कंसीडर करिएगा r, i में, यही दोनों एग्जांपल्स कंसीडर करिएगा r, d यानी कि डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन ओवर r, ओवर रियल लाइन, ठीक है, ओवर रियल नंबर सेट। तो यही दोनों एग्जांपल्स को आप लोग कंसीडर करिएगा और देखिएगा कि इनमें से क्या दोनों ही एग्जांपल्स टोपोलॉजी चेंज करने के बाद सेपरेटेड हो जा रहे हैं या अभी भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इन एग्जांपल्स पे भी आप ट्राई करिएगा। कुछ और भी बहुत आसान सी चीजें हैं, बहुत ही आसान सी बातें हैं जो कि आपको मैं कुछ करने के लिए दे रहा हूँ अटेम्प्ट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया x, ठीक है, और हमने उसका एक सब स्पेस ले लिया y सबसेट लिया, और फिर हम लोगों ने x, टाउ का सब स्पेस कंसीडर किया y टाउ। ठीक है, सब स्पेस टोपोलॉजी आप जानते ही हैं कैसे बनानी है आपको। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग दो सेट्स ले, एक a और एक और सेट ले लें b, ठीक, सपोज करें कि a और b नॉन एम्प्टी है, जो कि बहुत जरूरी है, सेपरेटेड होने की सबसे मेन कंडीशन है कि दोनों के दोनों सेट आप नॉन एम्प्टी लेंगे। तो a और b आप ने दो सेट्स लिए नॉन एम्प्टी, और a और b दोनों y के सबसेट्स हैं, ताकि हम लोग a और b को के ऊपर दोनों तरह के टोपोलॉजिकल स्पेसेस कंसीडर कर पाए, सब स्पेस टोपोलॉजी के को भी देख पाए a और b पर,
और जो हमारा मेन टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टाउ है, उसके भी अंदर हम लोग ए और बी को कंसीडर करना। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ए और बी दो सेट्स हैं वाई के अंदर, सच दैट ए कॉमा बी आर टाउ वाई सेपरेटेड, आर टाउ वाई सेपरेटेड। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, बहुत ही आसान सा रिजल्ट है कि अगर ए और बी आपने वाई के सबसेट्स लिए और वो सेपरेटेड हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई या टाउ वाई सेपरेटेड, तो ये तभी होगा इफ एंड ओनली ए कॉमा बी आर टाउ सेपरेटेड, राइट। मतलब अगर आपका जो मेन टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स कॉमा टाउ, अगर विद रिस्पेक्ट टू दैट टोपोलॉजिकल स्पेस ए और बी सेपरेटेड है, तभी ए और बी टाउ वाई सेपरेटेड होंगे, और अगर ए और बी टाउ वाई सेपरेटेड है तभी ए और बी टाउ सेपरेटेड होंगे, इफ एंड ओनली इट इज द रिजल्ट। ठीक है, एक और रिजल्ट है, यह आप ट्राई करेंगे। ठीक है, एक और रिजल्ट है जो कि वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि आप लोग कैसे करेंगे और क्या होगा रिजल्ट। देखिए अगर हम लोग बात करें कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो सेट्स बस डिसजॉइंट हो जाएं और वो सेपरेटेड हो जाए? हाँ, हो सकता है। आप लोग सोचिएगा क्या ऐसा डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हो सकता है? मे बी हो सकता है उसमें हो। और अगर आप लोग लें दो सेट्स नॉन एम्प्टी सेट्स इन एक्स टाउ, और ये दोनों ही सेट्स, दोनों के दोनों सेट्स ओपन हो या दोनों ही सेट्स क्लोज हो, ठीक, तो अगर ए और बी डिसजॉइंट हो जाते हैं तो भी वो दोनों सेट्स सेपरेटेड हो जाते हैं। मतलब अगर आपने दो सेट्स लिए जो कि दोनों के दोनों ओपन है या कि दोनों के दोनों क्लोज हैं, तो अगर वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं तभी डिसजॉइंट इफ एंड ओनली सेपरेटेड। ठीक है, तो एक ये वाला रिजल्ट भी आप लोग आज ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को असाइनमेंट देना होगा तो आप लोगों का जो एक ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं शेयर करूंगा। अभी ये मीटिंग किसी भी टाइम पे एंड हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा अगर इसका वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है तो उसको यूट्यूब पर या आपके ग्रुप में पोस्ट करूं। ठीक है, तो अभी दिस मीटिंग विल बी एंडिंग एट एनी टाइम, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं इसको। ठीक है।